साथ ही राजू श्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। राजू जी, शुरुआत में सर आप ही के साथ करूंगी। नेपाल में आखिर हो क्या रहा है? इससे पहले हमने श्रीलंका में भी तस्वीरें देखी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी हाल देखे, और वही उसी पैटर्न के तहत सब कुछ नेपाल में कि अब जो नेपाल शांत देश कहा जाता था वो पूरी तरह से सुलग गया। खास में बात क्या है कि ये जो भी अभी हुआ है, ये तानाशाह और भ्रष्टाचार जो नेपाल में बढ़ते जा रहा था। राजनीतिक दल जो जनता उन लोगों नेता लोगों को निर्वाचित करके जो भेजे थे, उन लोग को एक क्या हो गया था कि ये अब हम ही हैं, विकल्प भी हम ही हैं और अभी का सरकार भी हम ही है। इसीलिए उन लोग को क्या हो गया था कि जनता के पक्ष में छोड़ के अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी और अपने परिवारवाद के जो चक्कर में घुस गए थे, फंस गए थे। उसमें उससे कारण यहाँ का जो भी युवा था, जी। उस लोग को यहाँ रोजगारी नहीं मिल रहा था। रोजगारी नहीं मिलने से करीब करीब 80 लाख युवा तो अभी विदेश में जाके, विदेश में बैठ के वो लोग वहां पर अपना भविष्य बना रहे हैं। एक वो चिंता था। और कुछ दिन पहले नेपाल सरकार क्या की कि सामाजिक संजाल, जिसको हम लोग यहाँ सामाजिक संजाल बोलते हैं, वो सामाजिक संजाल को 81 वो लोग दरता के एक बहाना में उसको रोक दिया। रोक देने के बाद में युवा लोग जो भी थे, वो लोग बारंबार बोल रहे थे कि इसको खोल दीजिए। इससे करीब करीब 80 लाख जो युवा है जो विदेश में बैठे, उसको परिवार से जोड़ते थे। और इसी के कारण इसी में बिजनेस व्यापार करके लाखों अपने जीविकोपार्जन कर रहे थे। इसी के हिसाब इसी को प्रयोग से अध्ययन कर रहे थे। इसी के प्रयोग से क्रिएटर सब अपना काम कर रहे थे। जो भी हो, लाखों लाख जनता इससे आमदनी कर रहे थे, इससे शिक्षा ले रहे थे, इससे समाज को जोड़ रहे थे। और इससे देश विदेश में बैठे अपने बेटों से और यहाँ अपना स्वदेश में बैठे माँ बाप से बात कर रहे थे। इस सब होने के बाद में जेएनजे जो एक युवा का संगठन है, ये संगठन एक आंदोलन की घोषणा की। और उस आंदोलन की घोषणा के बावजूद एक सूचना भी जारी किया था जेएनजे का वहां का संयोजक, कि हो सकता है इसमें कोई अन्य राजनीतिक दल घुसपैठ भी कर सकता है। हम लोग सावधान होना चाहिए। हम लोग का आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण रहेगा और इस शांतिपूर्ण आंदोलन में कहीं कुछ करना नहीं। हम लोग को संसद के आगे जाके बैठना है, धरना देना है। इतना होते हुए भी और वो लोग स्थगित भी किया था, आया था सामाजिक संजाल में। जो इतना इसका कितना वो ठीक है गलत है मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे सामाजिक संजाल में आया था कि जैन जी अपना ये जो राजनीतिक दल के घुसपैठ के डर के कारण से वो अपना स्थगित करने जा रहे हैं। तो उसके बाद भी युवा लोग में जो आक्रोश था, असंतुष्टि था, धीरे धीरे सुबह 9:30 करीब यहाँ जमा होने लगे माइती घर में। उसके बाद जो धीरे धीरे निकले और संसद भवन में जाते ही अभी जैन जी का एक विज्ञप्ति निकला है, वहां जाते ही कुछ 50-100 मोटरसाइकिल में आया और वही लोग ये इस आंदोलन को भड़का दिया। और उसके बाद 19 लड़कों की जान गई। जब वो 19 लड़कों की जान जाने के बाद में जैन जी का जो आंदोलन था, जो एक रैली था, उनके हाथ में नहीं रहा, वो पूरे देश के हाथ में हो गया। और जितने भी ये अभी राज्य से बेखुश थे, असंतुष्ट थे, वो सब एकजुट होके कल जो हुआ हादसा वो एकदम भयावह था। जैसे हमने यहाँ पर मधेश आंदोलन देखे, जन आंदोलन दो देखे, ये सबसे बिल्कुल फर्क था, एकदम भयानक था। बिल्कुल भयावह तस्वीरें नेपाल से सामने आई, जिसकी शायद ही सर किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए भूषण दीवानजी आपके पास आते हुए, सर ये महज संयोग है या किसी तरह का प्रयोग है? क्योंकि मैं बार बार इस चीज का जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हमने बांग्लादेश को लेकर आपसे चर्चा की है, श्रीलंका को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर हमने बार बार आपसे चर्चा की कि किस तरह से सेम पैटर्न वही नेपाल में देखने को मिला। रितु जी, मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश में हुआ है मैं उसी का प्रतिबिंब देख रहा हूं नेपाल में जी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जो है वो भारत से बड़ी हिली मिली थी, जो अमेरिका को पसंद नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो काम किया, यूनुस को बिठाया, भड़काया, यूथ को भड़काया। मैं सेम चीज देख रहा हूं। जो ओली साहब हैं वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो चीन से मिली हुई है, उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रहे थे। अमेरिका को ये पसंद नहीं है, उन्होंने ये काम करा है। बिना पैसे के ऐसे 20-30 सवार आ जाए मोटरसाइकिल पे, बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं होता है। बहुत पैसा दिया गया है
वो ट्रेनिंग दी गई है मेरी समझ में, और ये किया गया है। पर देखिए, पहले तो कुछ ना कुछ बारूद होना चाहिए देश के अंदर, तभी बाहर से चिंगारी लगती है। चिंगारी कहाँ से लगी? जो उन्होंने 26 ऐप्स बैन की। ऐप बैन करना भी गलत नहीं है, क्योंकि ये देश की संप्रभुता का सवाल है। ऐप से वो देश कह सकता है, देश जानता है कि फॉरेन मीडिया देश विदेश भारत में भी क्या करते हैं, एंटी गवर्नमेंट एंटी भारत बातें करते हैं, एंटी जी। देश बातें करते हैं। नेपाल में भी ऐसा एंटी देश बातें करते होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर पास किया, नेपाल गवर्नमेंट में, कि आप रजिस्टर करो। इन्होंने रजिस्टर नहीं किया। एक टिकटॉक ने रजिस्टर किया जो पहले बैन लिस्ट में था, टिकटॉक चाइनीज है, और रजिस्टर नहीं किया, बाकी ठीक है। तो सवाल ये हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये भड़काया गया है। और अभी बात ये है, अभी मैं बारूद की बात करूं, बारूद, ये तो मैं कहता हूँ ये बैन करना ऐप को, ये तो चिंगारी है। और चिंगारी सुलगाने वाला कौन है? डीप स्टेट। ये साफ बात है, डीप स्टेट। डीप स्टेट कहाँ है? वेस्टर्न पावर्स की सपोर्ट है, अमेरिका की है नहीं है जो भी है। पर मैं आपको बताऊं बारूद कहाँ है। मैं 2023 में 15 दिन नेपाल गया हूँ। सोनाली बॉर्डर से मैं घुसा, रूपंदी जिला से, और पूरा जाता रहा कई दिन, और फिर सिलीगुड़ी से बाहर निकला, चतरा धाम से। मैं देखता हूँ नेपाल काठमांडू में तो 7 स्टार नाइट क्लब्स हैं, 7 स्टार कैफेज हैं। और वहां नेपाल में इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, लोग तो 100 रुपया दिन, 80 रुपया दिन में पूरी परिवार जी रहा है। जी। और जो सामंत हैं, जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, पॉलिटिशियन खुद हैं, बहुत बड़ी बड़ी सहूलियत पा रहे हैं। तो और नंबर 1, 3 करोड़ 300 लाख आबादी है नेपाल की, 20% तो यूथ है। उस 20% में 6, जब समझो 60 लाख, 6 मिलियन यूथ को नौकरियां बहुत कम है, और चांस बहुत कम है। चलो ऐप से या जिससे पैसे तो कुछ ना कुछ कमा ही रहे थे। अभी क्या हुआ है कि जब इतना अंदर की सब बारूद है, इस बारूद को सुलगा दिया है उसने। और ये मैंने सुनता है, और लोग कहते हैं नहीं नहीं अमेरिका इसमें नहीं। अमेरिका ने 70 साल तक, श्रेष्ठ साहब बताएंगे, साझा मेरी बात को मानेंगे शायद, 70 साल से बहुत एनजीओ सपोर्ट की अमेरिका ने, जो ट्रम्प ने आने के बाद बंद कर दिया उनको। वो तो ठीक है। और सेकेंडली पोखरान एरिया में, जो पहाड़ियां पश्चिम में, वहां पोखरान एरिया में अमेरिका ने लिस्टनिंग डिवाइसेस, मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगाई हुई है एवरेस्ट में, हिमालय में। किसको? चीन के ऊपर ताक रखने के लिए। जी। तो ये अमेरिका का किया हुआ काम लगता है, और सरकार बदलेगी, बदली जाएगी। और शुरू में एक बात और, जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मुझे तो शक लगता ही नहीं है ये पावर में आएंगे। क्यों? आप देखिए, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है बराए नाम, किससे बात करते हैं? मुल्ला मुनीर से। कौन? ट्रम्प। तो इनको अच्छा ये लगता है एक फौजी से डील करो, वो साइन लेकिन करके सर, ये दे देगा हैरान जो कर देने मांगेंगे। वाली बात है कि जब भी किसी देश से, और वो भारत का पड़ोसी रहता है, चाहे बांग्लादेश का हम जिक्र करें, तो हमेशा से जब जब इस तरह की हिंसा हुई है, तब अमेरिका और चीन का रोल कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। अब ऐसे में ओम वर्मा जी, आपके पास आते हुए सर, सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार क्या महज बहाना है? पहले से ही इस चीज को लेकर प्री प्लान किया जा रहा था कि कैसे सरकार पर हमला बोलना है, कैसे तमाम चीजें जो तस्वीरें हैं उस पर धावा बोलना है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये चीजें पहले से ही प्री प्लान थी। कहीं ना कहीं नेपाल सरकार के प्रति जो एक गुस्सा था वहां के लोगों में, और ये देखा गया कि और वहां के लोग लोकतंत्र के लिए, खुले में जीने के लिए छटपटा रहे थे। वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं भारत भी जो है सो उनको प्रेरित कर रहा था। वहां के लोकतंत्र को देख रहे थे, एक बढ़ता हुआ देश, पड़ोसी देश भारत के साथ उनका बेटी रोजी बेटी का मतलब रिश्ता है भारत के साथ। यहाँ से वहां के लोग वहां जाते हैं, यहाँ के बिल्कुल कनेक्ट है। तो वो जैसे देख रहे हैं कि जैसे लोकतंत्र की बयार जो है सो भारत में बह रही है, और हमारे देश में चीन के इशारे पर जो है सो इस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास